एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीए प्रोग्राम या ऑनर्स के हैं, मतलब सेमेस्टर 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सेमेस्टर 8 में हैं, उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं सेमेस्टर 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स है। इसका लास्ट यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 मिला के आपका आज इस वीडियो के बाद पूरा सिलेबस जो है एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स का वो हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अच्छी तरह से समझ आएगा। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ में होगी। एक साइड आपको हिंदी मीडियम देखने को मिलेगा, एक साइड आपको इंग्लिश मीडियम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे ज्वाइन होके टेलीग्राम से ये पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको नीचे मेरी आईडी मेंशन हो रही होगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लास्ट यूनिट है ये एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स का। उसके बाद ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 है आपका। आपको इसमें पढ़ना है एथिक्स ऑफ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, यानी नई उभरती तकनीक और उनकी नैतिकता के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से अगर स्टार्ट करें तो द मॉडर्न एरा इज कॉल्ड द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस। आपको पता है आधुनिक युग जो है वो तकनीकी क्रांति का युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल कह सकते हो डेवलपमेंट हुए हैं, है ना, और रेवोल्यूशन, क्रांति आ गई है एकदम। तो 21st सेंचुरी की अगर बात करें, 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीक यानी साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने मानव के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, यानी पूरी तरह से चेंज कर दिया ह्यूमन लाइफ को। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, बिग डाटा एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग आईओटी, डिजिटल सर्विलाइल जो सर्विलेंस है, ये जैसे उन्नत तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, इन सब ने हर क्षेत्र में तबाही मचा रखी है। मतलब चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कोई भी ट्रेड व्यापार की बात करें, राजनीतिक की बात करें, चाहे हम संचार की बात करें, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब में इन लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। आज बच्चे पढ़ते हैं, सब इसी चीज़ से करने लगे हैं। ठीक है, इन तकनीकों ने यानी इन टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, मानव जीवन को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है, कह सकते हो सुविधाजनक बना दिया है, कंफर्टेबल हो गए हैं लोग और बहुत ज़्यादा इफिशियंट हो गए हैं, यानी कुशल भी हो गए हैं। वहीं इन्होंने जटिल नैतिकता भी उत्पन्न की है, यानी बहुत ज़्यादा इथिकल क्वेश्चंस भी उठने लगे हैं। क्या तकनीक वास्तव में सही है, मतलब इसका जो टेक्नोलॉजी है वो कैसा है, उसका सही है कि नहीं है, क्या हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है टेक्नोलॉजी, क्या आज हम जो भी निर्णय सोचते हैं समझते हैं वो टेक्नोलॉजी के अनुसार ही करते हैं, क्या भविष्य में मनुष्य को मशीन के बीच सीमाएं आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मतलब जो करते हैं हर चीज चैट जीटीपी एआई से पूछ के, खाना क्या खाएंगे, दौड़ क्या लगाएंगे, पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे, मतलब पूरी तरह से कह सकते हो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड वाली बात कर रहे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, आपका यूनिट नंबर 4 में सी के बारे में पढ़ना है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है इसमें, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरलिटी, यानी हमें इसमें पढ़ना है तकनीकी की तटस्थता। क्या ये तटस्थता इसमें है कि नहीं, जिसमें हम एआई के बारे में पढ़ेंगे, बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आईओटी के बारे में पढ़ेंगे और डिजिटल सर्विलांस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं नेचुरलिटी का, यानी तटस्थता का मतलब क्या होता है। तो तकनीक की तटस्थता का अर्थ होता है, यानी नेचुरलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि तकनीक स्वयं में ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी होती है, ना ही ये गुड होती है और ना बैड होती है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसको उपयोग कैसा जाए। मतलब इसका मतलब है टेक्नोलॉजी सही भी नहीं होती, टेक्नोलॉजी गलत भी नहीं होती। अगर आप टेक्नोलॉजी को सही तरह से उपयोग करते हो तो वो आपके लिए सही है, अगर गलत तरीके से उपयोग करते हो तो वो आपके लिए गलत है। तो मतलब टेक्नोलॉजी एक चीज़ है जिसको आप जैसे ही उपयोग करोगे वो आपके लिए वैसा काम करेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए चाकू का उपयोग खाने के लिए भी किया जा सकता है और हिंसा के लिए भी। तो वैसे ही क्या है, वैसे ही एआई और टेक्नोलॉजी है।
अगर टेक्नोलॉजी को आप अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करोगे तो वो आपके लिए अच्छी है। जैसे हम चाकू को अगर सब्जी काटने या फल काटने के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी है, बट वैसे ही आप टेक्नोलॉजी को गलत चीज़ के लिए आप फ्रॉड के लिए यूज़ करोगे तो वो आपके लिए गलत है ना? वैसे ही आप चाकू को मर्डर के लिए यूज़ करोगे तो वो भी एक गलत हथियार हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ का दो पहलू हमेशा होता है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी जो है, हम जानते हैं कि क्या तकनीक वास्तव में तटस्थ होता है यानी नेचुरल होता है? तो पहले तो हम जानते हैं कि पक्ष तो जो टेक्नोलॉजी होता है इसमें ये एक उपकरण होता है, सिर्फ एक टूल होता है। इसका उपयोग मनुष्य के इरादों पर निर्भर करता है कि उसको सही उपयोग करना है इसका कि गलत उपयोग करना है, ठीक है? वही विपक्ष वाले लोग क्या कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी के खिलाफ बोलते हैं, वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है यानी जो तकनीक है उसका डिजाइन और एल्गोरिदम जो बनाया गया है वो पूरी तरह से बायस्ड है और पूरी तरह से पक्षपाती है। यानी टेक्नोलॉजी जो है इंसान को बेकार करने का काम करती है, विपक्ष के लोग कहते हैं। ये सत्ता और आर्थिक हितों को भी प्रभावित करती है और ये सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, ऐसा विपक्ष वाले कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है वो क्या है और नैतिकता क्या है ये भी जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं एआई क्या है। एआई क्या है? एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है ना, जो मशीनों को मानव जैसी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। एक टेक्नोलॉजी, एक तकनीक जो मानव की तरह सोच सकता है और मानव की तरह निर्णय ले सकता है, उसको हम एआई कहते हैं। इसमें नैतिक मुद्दा क्या आता है? एआई क्या है? एआई जो है वो एल्गोरिदम में पक्षपात करता है, विपक्ष के लोग कहते हैं। यानी एआई डेटा पर आधारित होता है और यदि डेटा में भेदभाव है तो परिणाम भी वो एआई कैसा देगा? भेदभावपूर्ण वाला ही देगा। उदाहरण, भर्ती प्रणाली में एआई विशेष जाति लिंग के खिलाफ पक्षपात कर सकता है, क्योंकि जैसा उस एआई का खुद का दिमाग तो है नहीं, वो डेटा बेस पे करता है और डेटा जैसा उसने उठाया उस डेटा के बेस पे देगा। तो कह सकते हैं हम क्या है इसमें एल्गोरिदम पक्षपात होगा। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। मान लो एआई ने कोई गलत आंसर दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? डेवलपर होगा, कंपनी होगी या उपयोगकर्ता होगा? जैसे कई केस हम देखते हैं एआई से किसी ने पूछ लिया और उसका मर्डर हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एआई बनाने वाले या कंपनी या जो एआई का उपयोग कर रहा है? तो एआई का जिम्मेदार किसे माने? ये दूसरी नैतिकता का सवाल में आता है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस यानी रोजगार संकट। यानी ऑटोमेशन के कारण नौकरियां कम हो रही है। एआई जितना बढ़ रही है, एआई हर काम कर ले रही है, जिससे जो काम करने वाले जो लोग हैं जो करा करते थे, जैसे कि फोटोग्राफर हो गए, डिजाइनर हो गए, है ना, तो फिर इनकी नौकरियां जा रही है डेवलपरों की। चौथा क्या है? नैतिक निर्णय, मोरल डिसीजन मेकिंग। क्या मशीन नैतिक निर्णय ले सकती है? ये बड़ा दार्शनिक प्रश्न है, क्योंकि वो एक टूल है, उसको उसमें एक फीलिंग्स, एक इमोशंस नहीं होते, ठीक है? तो बिग डाटा एनालिटिक्स एंड एथिक्स को जानते हैं। तो बिग डाटा क्या है? तो बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रह करना और उसका एनालाइज करना बिग डाटा कहलाता है, ठीक है? इसमें क्या एथिकल प्रॉब्लम्स आती है? गोपनीयता की, प्राइवेसी की। लोगों का व्यक्तिगत डेटा बिना अनुमति के एकत्रित किया जाता है, तो ये नैतिक समस्या में पैदा होते हैं। जैसे कि आप चैट जीटीपी से मांगा, आपने आपने गूगल से मांगा, अब उस जितने के भी कंटेंट पड़े हैं वो दे देते हैं उठा के आपको, और क्या पता वो जो कंटेंट जो वो दे रहा है उठा के, जिसका कंटेंट दे रहा है वो ना चाहता हो ज़्यादा तक पहुंचे या उससे बिना पूछे जा रहा है, तो उसकी गोपनीयता क्या है? लोगों को दी जा रही है। दूसरा, डेटा का दुरुपयोग, डेटा मिसयूज। कंपनियां क्या करती है? डेटा का उपयोग फायदे के लिए करा करती हैं, तो इससे क्या है? डेटा का मिसयूज होता है। निगरानी पूंजीवाद यानी लोगों के व्यवहार को ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करके उनको नियंत्रित किया जाता है। मीन्स जो कंपनियां है ना, ये डेटा निकालती है लोगों का है और फिर क्या है, दूसरी कंपनियों को बेचती है, और ऐसी ऐसी कंपनियों को बेच देंगी। जैसे कि आप दिन भर क्या देखते हो, ठीक है, उसका डेटा निकाला और आपका एरिया, आपका घर सब पता रहता है, तो वो मान लो किसी ग्रोसरी कंपनी को दी, किसी मान लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दी शॉपिंग को, तो वो आपके पास वैसे ही कपड़े लाएगा, वैसे ही कल्चर का, उसी एरिया का हर चीज़ दिखाएगा, जिससे क्या है वो आपको कंट्रोल करते हैं।
वैसे ही पारदर्शिता की कमी भी हो सकती है, यानी लोगों को पता नहीं होता है कि उनका डेटा कैसे उपयोग हो रहा है और उन्हीं पे भारी पड़ रहा है, हमें पता नहीं होता। हम सोचते हैं कि यार हमारे लाइक की चीज़ें दिख रही है हमारे फीड पे, बट ये हमारी लाइक की चीज़ हमें दिख नहीं रही होती, हमें दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। तो अब हम जानते हैं व्हाट इज़ आईओटी। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? तो इंटरनेट से जुड़े उपकरण का नेटवर्क, जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट होम, जो भी चीज स्मार्ट होते हैं उन सभी को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ठीक है, आईओटी कहते हैं जितनी भी स्मार्ट चीज होती है। तो इसमें एथिकल मुद्दे क्या होते हैं कि डेटा सुरक्षा यानी डाटा सिक्योरिटी, डिवाइस जो है वो हैक हो सकता है, आपकी वॉच, आपका वाईफाई, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, ये सब हैक हो सकता है, जिससे आपका डेटा जा सकता है कहीं और। दूसरा कि निजता का हनन, प्राइवेसी वायलेशंस हो सकता है। इससे क्या है, डिवाइस लगातार डेटा एकत्रित करते रहता है और जिससे क्या है आपका प्राइवेसी जो है वो खत्म होने लगती है। तीसरा, नियंत्रण का खतरा, दूसरे लोग आपके डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं, हैक हो जाता है ना। चौथा, डिजिटल सर्विलाइजेशन यानी डिजिटल निगरानी आप पे रखी जाती है, जैसे कि सरकार या कंपनी द्वारा नागरिक की गतिविधि की निगरानी की जाती है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो एथिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ये सब। ठीक है, इसमें नैतिक समस्या में और देख सकते हो कि निजता का उल्लंघन होता है, लोगों की निजी जानकारी बिना अनुमति किसी को भी दे दी जाती है, स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है इससे, लोग डर के कारण खुलकर अपनी बात नहीं कर पाते हैं, सत्ता का दुरुपयोग भी होता है ना, क्योंकि सरकार नियंत्रण करती है लोगों पे। तो जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गया हमारी गलियों में जो लगा रहता है, इंटरनेट एक्टिविटी ट्रैकिंग इसके माध्यम से करा जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन एंड एथिकल डायरेक्शंस, तो समाधान क्या है और नैतिक दिशा क्या हम उठा सकते हैं इन सब चीज़ों के खिलाफ। तो हमें सबसे पहली चीज़ है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के कार्य करने का तरीका स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी गलत निर्णय के लिए जिम्मेदारी पे होनी चाहिए कि अगर एआई या कोई स्मार्ट चीज गलत निर्णय ले रहा है, गलत आंसर दे रहा है, तो उसको जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तीसरा, डेटा सुरक्षा कानून होना चाहिए कि लोगों की निजता की सुरक्षा होनी चाहिए। चौथा क्या है, एथिकल एआई यानी एआई का विकास नैतिक सिद्धांत के आधार पर करा जाए, जिससे वो उसका मिसयूज ना करे, कोई उसका अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, लोगों को तकनीक के बारे में पता होना चाहिए, क्या इसका प्रभाव नेगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, सब। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसी में कि टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनॉमी, यानी व्हाट इज द डिलेमा ऑफ कंट्रोल एंड मैनिपुलेशंस ऑफ चॉइस। ये हमें जानना है। सबसे पहले हम ऑटोनॉमी को जानते हैं क्या होता है, सत्ता को। ठीक है, तो सत्ता का अर्थ होता है कि व्यक्ति की अपनी इच्छा और अपनी समझ के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता। जब हम कोई भी निर्णय है, कोई भी हमारे जो डिसीजंस है वो जब हम इंडिपेंडेंटली लेते हैं, हम समझ के अपनी एबिलिटी के अनुसार जब हम लेते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी कहते हैं। यह नैतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण मूल्य होता है जो व्यक्ति की स्वतः, गरिमा और अधिकार से जुड़ा होता है। ठीक है, सबसे पहले ऑटोनॉमी आपने जान लिया क्या होता है। अब जानते हैं फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इसका क्या है ऑटोनॉमी का। ठीक है, यानी दार्शनिक दृष्टिकोण से ऑटोनॉमी क्या है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो इमैनुअल कांट बात करते हैं इस पे। वो कहते हैं कि सत्ता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने नैतिक नियम स्वयं बनाता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, वही ऑटोनॉमी कहलाती है। किसके अनुसार, इमैनुअल कांट के अनुसार। तो द रिलेशनशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनॉमी, यानी जो आज के तौर पे जो हमारी तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका कैसे संबंध है ऑटोनॉमी से यानी स्वतंत्रता से, उसको जानना है हमें। तो आज की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी की, विशेष रूप से एआई की बात करें, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, तो ये कैसे हमसे जुड़ा हुआ है। तो इससे एक दुविधाजनक उत्पन्न क्या क्या होती है कि हम स्वयं निर्णय ले रहे हैं, यानी जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें जो भी हम काम करते हैं टेक्नोलॉजी में, या जो भी हम देखते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, या जो भी हम वीडियो बनाते हैं, जो भी हम लिखते हैं अपने, और टेक्नोलॉजी का जैसे भी हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हम खुद कर रहे हैं, वो नहीं, हमसे कराया जाता है, या तकनीक हमारे निर्णय को नियंत्रित करती है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, एक वीडियो आपने देखा, ठीक है, मान लो आपने देखा चूड़ी की वीडियो, तो आपके सामने सारी एल्गोरिदम वो क्या करेगा, चूड़ी की ही दिखाएगा अलग अलग। तो क्या है, आपको माइंड का कंट्रोल किया जाता है टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो कंट्रोल की प्रॉब्लम्स क्या होती है,
समस्याएं क्या होती है कि एल्गोरिदम नियंत्रण होता है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है, यूट्यूब फेसबुक पे आप जो देखोगे एक चीज, उसकी रिपीट 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 वीडियो आपको दिखाई जाएगी जानबूझ के। तो एल्गोरिदम के माध्यम से ये तय करते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, मतलब वो हमें दिखाते हैं हमें क्या देखना चाहिए। परिणाम क्या होता है, हम वही सामग्री देखते हैं जो हमें पसंद है, और हमारी सोच सीमित हो जाती है, इसलिए हम ज्यादा आगे का नहीं देख पाते हैं, हम वहीं तक बंद के रह जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, व्यवहार का पुनर्अनुमान यानी प्रिडिक्टिव बिहेवियर, यानी एआई क्या करता है, हमारे डेटा का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाता है कि हम क्या करेंगे। उदाहरण, कौन सा वीडियो हमें देखना है, देखेंगे और क्या हम खरीदेंगे, वो एआई अपने एल्गोरिदम से पता कर लेता है। ठीक है। तीसरा है नियंत्रण का खतरा, यानी द डेंजर ऑफ कंट्रोल। कंपनी और सरकारें लोगों के व्यवहार को नियंत्रण कर सकती है इससे, क्योंकि सरकार के पास डेटा होता है। दूसरा, जो प्राइवेट जो प्लेटफॉर्म है जहां हम अपना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी कंपनी क्या करती है, किसी कंपनी को दे देती है, और वो कंपनी अपने हिसाब से हमें कंट्रोल करती है। इससे क्या होता है, स्वतंत्रता का खतरा होता है, यानी हमारे खुद के निर्णय हम खुद नहीं ले पाते हैं, ऑटोनॉमी को हमारे खतरा होता है टेक्नोलॉजी से। तो मैनिपुलेशन ऑफ सिलेक्शन होता है, फिर क्या करते हैं, चेन में हमारे हेर फेर होता है, यानी हमारे खुद के निर्णय लगते हैं हम खुद ले रहे हैं पर हम नहीं ले रहे होते हैं। उसमें क्या होती है, सबसे पहले प्रेरित करना होता है। ठीक है, जिसमें न्यूडिंग का क्या अर्थ होता है कि लोगों को बिना सीधे दबाव के किसी निर्णय के लिए प्रेरित करना। कोई दबाव भी आप पे नहीं डाला जाएगा, आप उस चीज के तरफ खींचे चले जाओगे। आप सोशल मीडिया पे जो कपड़े देखोगे एक बार, तो आपके पास इतना आएगा कि आपको फोर्स, जबरदस्ती नहीं कह रहा कि खरीदो, पर इतनी बार आप वो वीडियो देख लोगे, आपका माइंड वैसा बना देगा कि आप उसको ले ही लोगे। और उदाहरण के लिए ऑनलाइन शॉपिंग में आपको रिकमेंडेड जो होता है, रिकमेंडेड फॉर यू, है ना, लिमिटेड टाइम ऑफर, या आपको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आपको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है कि आप इस चीज को बाय करो। ठीक है। दूसरा क्या है, टारगेट एडवर्टाइजिंग, यानी कंपनी हमारे डेटा के आधार पे क्या करती है, वो एड जो कंपनियां होती है उसको बेचती हैं, और फिर क्या करती हैं वो कंपनियां, हमें वही खरीद, मतलब हम वही खरीदते हैं जो हमारे बार बार दिखाया जाता है। तो हमारी पसंद को प्रभावित करने का कार्य करती है हमारी एडवर्टाइज कंपनियां। तीसरा क्या है, साइकोलॉजिक इम्पैक्ट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नोटिफिकेशंस हो गई, लाइक्स हो गई, शेयर्स हो गई, है ना, डोपामाइन इफेक्ट्स जो हो गए, ये सब हमें क्या करते हैं, साइकोलॉजिक इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर में, और हम इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करते हैं, अपना जो डिसीजन है उसको लेते हैं। एग्जाम्पल, जब आप किसी प्रोडक्ट को एक बार सर्च करा आपने कि मुझे मतलब कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आपने सर्च कर, कोई परफ्यूम आपने सर्च करा, और वही प्रोजेक्ट आपको बार बार दिखाया जा रहा है, तो आपने तो एक बार बस सर्च कर लिया, पर आपको इतना दिखाया जा रहा है, हर जगह वही दिखाया जाएगा। आपको भी नोटिस कीजिएगा, जो एक चीज पे आप अपनी सर्च करते हो वो आपके हर प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर मैक्सिमम दिखाई देता है, जिससे आपका वो मन हो जाता है खरीदने का। ठीक है। तो द डायलेमा क्या होता है, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनोमी का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या तकनीक हमारी मदद कर रही है या हमें नियंत्रित कर रही है। टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रही है, एल्गोरिदम के माध्यम से हमारी ऑटोनोमी को खत्म कर रही है। तो दो दृष्टिकोण इसमें पाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कहता है कि तकनीक निर्णय लेने में हमें मदद करती है, हमारे काम को आसान करती है, सुलभ बनाती है, इजी बनाती है, जीवन को आसान बनाती है। वहीं नकारात्मक पक्ष वाले लोग कहते हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता को छीनती है, हमारी ऑटोनोमी, हमारी फ्रीडम को छीनती है, और हमारे निर्णय को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो एथिकल कंसर्न क्या है, इस पे नैतिक सिद्धांत क्या है कि स्वतंत्रता का हनन ना हो, है ना, वायलेंस ऑफ फ्रीडम ना हो। यदि हमारे निर्णय प्रभावित हो रहे हैं तो हमारी स्वतंत्रता कम हो जाती है इससे, इसलिए इसको वायलेंस ना हो। दूसरी, हमारी गोपनीयता का भी उल्लंघन ना करे, यानी डेटा का उपयोग हमारी पसंद को नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कंपनियों को। तीसरी चीज, असमानता, तकनीक का नियंत्रण कुछ बड़ी कंपनी के हाथ में होता है, जो असमानता को पैदा करती है, और वो किसी को भी बेच सकती है या हमें कंट्रोल करने का कार्य कर सकती है। चौथा, पारदर्शिता की कमी, हमें पता नहीं होता कि एल्गोरिदम कैसा काम कर रहा है, जिससे हम पता नहीं लगा पाते कि क्या वो हमारा डेटा यूज कर रहा है, क्या हम पे ही वो यूज करके हमारे डेटा दिखा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है कि डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए, हमें डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, जिससे हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है, लोगों को समझ होनी चाहिए कि तकनीक कैसे काम करती है, और हम कैसे तकनीक के भाव में ना आए। दूसरा, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, एल्गोरिदम को पारदर्शी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, डाटा प्रोटेक्शन लॉज होना चाहिए, यानी डेटा सुरक्षा के लिए भी कानून बनाना चाहिए, जिससे लोगों की निजता का ख्याल रखा जाए, उनकी प्राइवेसी जो है वो लोगों में ना बांटी जाए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी जवाबदेही होनी चाहिए। कंपनी और डेवलपमेंट जिम्मेदार होना चाहिए, अगर कोई गलत
आंसर दे रहा है, कोई गलत एआई या कोई सॉफ्टवेयर गलत जवाब दे रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी लेना होनी चाहिए। एथिकल डिजाइन होना चाहिए, तकनीक को इस तरह डिजाइन किया जाए कि जिससे उपयोगिता अच्छी रहे, है ना। तो नेक्स्ट है कि ट्रांसह्यूमनिज्म। तो ट्रांस जो ह्यूमनिज्म है वो क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि ट्रांस जो ह्यूमनिज्म है एक दार्शनिक और वैज्ञानिक आंदोलन है जो कि जिसका उद्देश्य है कि तकनीक के माध्यम से मानव क्षमताओं का उन्नत करना, यानी सरल शब्दों में कहूँ तो मानव प्लस तकनीक बराबर बेहतर, यानी इनहेंस करना, मानव को इनहेंस करना ही कहा जाता है ट्रांस ह्यूमनिज्म। ठीक है, इसके मुख्य विचार क्या क्या है, तो मानव शरीर और मस्तिष्क को तकनीक द्वारा जोड़ के बेहतर बनाना, रोग बुढ़ापा मृत्यु इन सबको नियंत्रित करना, और सुपर ह्यूमन यानी सुपर ह्यूमन का निर्माण करना एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ट्रांस जो ह्यूमंस है इसके प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई, यह तकनीक मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ देती है, जिसका उपयोग सोच से मशीन को नियंत्रित किया जाता है, और लोगों की मेमोरी जो है वो बढ़ाई जाती है, इनहेंस की जाती है। दूसरा जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है वो करा जाता है, यानी जीन में बदलाव कर बीमारी को रोकना और क्षमताओं को बढ़ाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन करना, एआई को मानव शरीर या मस्तिष्क के साथ जोड़ देना। लाइफ एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजीज, यानी बुढ़ापा को रोकना, जीवन को लंबा बनाना, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ट्रांस ह्यूमंस के लाभ क्या होते हैं, स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी गंभीर बीमारियों का इलाज करा जाए, टेक्नोलॉजी से मिलके विकलांग लोगों की मदद की जाए, टेक्नोलॉजी को मानव से जोड़ के, और मानव क्षमता में वृद्धि हो, यानी बेहतर उसकी याददाश्त हो, तेज सोच हो, शारीरिक शक्ति भी अच्छी हो, जीवन की गुणवत्ता में उसकी सुधार आए, लंबा स्वस्थ जीवन रहे, बेहतर जीवन बने, वैज्ञानिक प्रगति करे और नवाचार बढ़े। तो ट्रांस जो ह्यूमनिज्म है उसके नैतिक मुद्दे क्या हैं, तो मानव की पहचान का संकट हो सकता है ये, द क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी आइडेंटिटीज। यदि मानव मशीन के साथ मिल जाएगा तो मानव मानव नहीं रहेगा, वो एक गहरा दार्शनिक प्रश्न बहुत ज्यादा ये है कि मानव अपनी पहचान खो देगा इससे, वो पूरी तरह से कंप्यूटर बन जाएगा, सामाजिक असमानता आ जाएगी इससे, केवल अमीर लोग ही इस चीज का उपयोग कर पाएंगे और अमीर लोग और गरीब लोगों में फिर अंतर देखने को मिलेगा, इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तीसरी नैतिकता सीमा, यानी क्या हमें प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करना, जब भगवान ने हमें ऐसा इंसान बनाया है तो हम इसमें क्यों कोई टेक्नोलॉजी जोड़ के अपने आप में चेंजेस करें, है ना। चौथा सुरक्षा का खतरा है, अगर मान लो हैक हो गया हमारा, ठीक है, हमारी कोई टेक्नोलॉजी जो हमारी ह्यूमंस बॉडी से, मतलब हमारे पैर में मतलब लगाया गया है या माइंड में लगाया गया, तो हम ही कंट्रोल हो जाएंगे पूरी तरह से, किसी और की कठपुतली हो जाएंगे हम, तो फिर ये भी खतरा है। तो पक्ष और विपक्ष को जान ले, तो समर्थक लोग कहते हैं कि जो अ, ये जो है वो मानव विकास का एक अगला चरण है जो आगे चल के हमें मानव में देखने को मिलेगा। दूसरा, रोग और मृत्यु पर ये नियंत्रण करेगा और बेहतर भविष्य बनाएगा। वहीं विरोधियों कहते हैं कि मानव का ये अंत ही कर देगा, क्योंकि मानव मानव नहीं रहेगा, नैतिकता का संकट आ सकता है इससे, और सामाजिक असमानता हो सकती है, क्योंकि इससे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें, दार्शनिक दृष्टिकोण की, तो मानवतावाद की अगर बात करें तो मानव की प्रकृति गरिमा वो छिन जाएगी, है ना, सीमाओं का सामना कर पड़ेगा, ये मानवतावाद के लोग कहते हैं। तो ट्रांसह्यूमनिज्म जो है तो मानव सीमाओं के पार करने की बात करता है, तो नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल और ह्यूमन वर्सेस मेडिसिन, दो की बात करता है ये। तो भविष्य की संभावनाएं क्या हो जाएंगी कि मानव जो है बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगा, है ना, एआई ह्यूमंस की तरह बिहेव करने लगेगा, तो मानव मानव नहीं रहेगा। कंट्रोल एंड मोरल डायरेक्शंस की बात करें, तो नियंत्रण और नैतिक दिशा की बात करें, तो सशक्त नियम रेगुलेशन होना चाहिए इस पे, सरकार को तकनीक के उपयोग पर नियंत्रित होनी चाहिए जिससे किसी को हैक ना हो सके, समान व्यवहार इक्वलिटी होनी चाहिए तब सही है, नैतिक मार्गदर्शन हो तो सही है, जागरूकता लोगों में होनी चाहिए। तो एथिकल कंडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम, तो क्या होता है तकनीक का नैतिक आचरण, तो तकनीक का नैतिक आचरण का मतलब है कि तकनीक जो है उसका उपयोग
अच्छी तरीके से मानव मूल्य, अधिकार और समाज के हित में अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं यानी सही तरीके से, तो वो तनिक नैतिक आचरण है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मानव कल्याण अगर के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो, समानता के लिए कर रहे हो, न्याय के लिए या स्वतंत्रता के लिए, तो आप अच्छा कार्य कर रहे हो। ठीक है। द नीड्स ऑफ इथिक्स इन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तकनीक में नैतिकता की आवश्यकता क्यों है? कि गोपनीयता का संकट ना हो, क्योंकि प्राइवेसी जो है वो किसी की दुरुपयोग ना हो पाए, असमानता ना आ पाए अमीर गरीब में, एल्गोरिदम में भेदभाव ना करा जाए, और नियंत्रण और निगरानी ना किया जाए, और मानव मूल्य संकट में ना आए। तो इथिकल प्रिंसिपल्स क्या है इसके टेक्नोलॉजी के? कि पारदर्शिता होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में, है ना, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी गलत निर्णय ले रहा है तो उसका जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति को होना चाहिए। गोपनीयता, प्राइवेसी, लोगों के डेटा होनी चाहिए, निष्पक्षता रहनी चाहिए, फेयरनेस, और मानव कल्याण के लिए ही ये सब होना चाहिए, और इससे किसी की ऑटोनॉमी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग जैसे फेक न्यूज के द्वारा, ट्रोलिंग के द्वारा, साइबर बुलिंग के द्वारा किया जाता है, तो ये बंद होना चाहिए। दूसरा, डेटा चोरी, व्यक्ति की जो जानकारी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है ना, तो ये दुरुपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। एआई का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, जैसे डीप फेक से गलत वीडियोस बनाए जाते हैं, गलत निर्णय लिए जाते हैं, निगरानी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोगों की जो भी कार्य हैं। तो तकनीक के नैतिक उपयोग के उपाय क्या है? कि सशक्त कानून होगा, अगर इस पे एथिकल गाइडेंस होगा, कंपनियां अगर जिम्मेदारी ले कि लोगों में इसकी जानकारी बढ़े, साक्षरता बढ़े, पारदर्शिता और जवाबदेही हो, तो हम अच्छे से इसको कार्य कर सकते हैं। सरकार और समाज की इसमें भूमिका बहुत जरूरी है। सरकार को कानून, डेटा सुरक्षा, इन सब पे काम करना चाहिए। समाज की भूमिका ये है कि उसको सही ढंग से टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। भविष्य की चुनौती हो सकती है कि एआई का बढ़ता प्रभाव होगा भविष्य में, मानव मशीन द्वारा शायद मिलके काम करे, तकनीक ज्यादा बढ़ जाए शायद। तो निष्कर्ष में हम ओवरऑल क्या कहेंगे? कि तकनीक का विकास मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक माना जाता है। इसने क्या करा है? मानव जीवन को तेज करा है, आसान करा है और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन साथ ही साथ कई चुनौती भी पैदा की है, जैसे कि इन सब चीजों से मानव की जो प्राइवेसी है, उसका जो डेटा चोरी का खतरा बढ़ गया है, और इसने मानव को क्या करा? मानव कल्याण, समानता और न्याय के लिए काम अगर ये करे तो इसका उपयोग सही है। तो इसको सही ढंग से हमें उपयोग करना आना चाहिए, जिसके लिए हमें पारदर्शिता, जवाबदेही, गोपनीयता और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जिससे सरकार जो है इन सब पे रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन बनाए। ठीक है। आई होप आपको लास्ट यूनिट जो था इसका समझ आया हो। तो ये वीडियो होती है यहाँ पे खत्म, ये सिलेबस ही होता है यहाँ पे खत्म। आज आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स का। तो वीडियो कैसी लगी आपको? तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप दोस्तों में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सबसे पहले मैंने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कराई है पूरे यूट्यूब पे, तो लाइक ठोक के करिएगा। ठीक है। सो धन्यवाद।